became a unit of content analysis and etc. कंटेंट एनालिसिस, जैसे कि हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ कंटेंट एनालिसिस, तो इस संबंध में मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट एनालिसिस इट इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट सोशल occurrences आर मोर complex, abstract and qualitative than physical incidents, which cause difficulties in extracting conclusion and formulating rules for social sciences। इसका मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है कि समझिए कि कोई भी रिसर्च काम जब भी आप करेंगे, रिसर्च पेपर जो लिखेंगे, रिसर्च टाइटल लिखेंगे, तो कंटेंट का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी कंटेंट आपको कम में ही मिलेगा, गुणात्मक रूप में मिलेगा, उसको डेवलप करना है परिणात्मक रूप में आपको, मतलब क्वांटिटी उसका बढ़ाने का जिम्मा आपके ऊपर है। कंटेंट कैसे आप एनालाइज करते हैं, इसके बारे में जो बातें कही गई हैं, मुख्य रूप से इस कंटेंट एनालिसिस का जो हम देख रहे हैं कि द मेथड वाज इनिशिएटेड वे बैक इन 1926 बाय मेलकम इन दिल्ली। मेलकम बिल्ली हैं, उनका नाम आता है। मेलकम बिल्ली थ्रू हिज राइटिंग अ न्यूज़पेपर। सबसे पहले न्यूज़पेपर में हम इस चीज़ को देखते हैं, थ्रू राइटिंग अ न्यूज़पेपर। ऑब्वियसली CA मेथड वाज, कंटेंट एनालिसिस मेथड वाज approved as the basis of such a study. Further, some scholar of literature to apply this method in their style of writing. Now this method had become more popular in the field of music, education, literature, radio program, newspaper, etc. जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी रेडियो प्रोग्राम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक टाइम लिमिट होता है। न्यूज़पेपर में भी बहुत सारा पेजेस होता है, लेकिन उसका स्थान, माप, कितना कंटेंट में रहेगा, कितने माप में रहेगा, क्या क्या उसमें फैक्ट रहेगा, क्या नहीं रहेगा, तो वह सब कुछ निर्धारित होता है। तो कंटेंट एनालिसिस का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वह बेसिकली यह है कि इसमें जो भी वस्तु है उसका वस्तुनिष्ठ रूप में जो भी कंटेंट मिल रहा है, कोई भी पद है, जैसे कोई भी शब्द है, इट मीन्स कि मान लीजिए कि जैसे वन एग्जाम्पल कि इंदिरा गांधी ने विश्व सूत्रीय कार्यक्रम चलाया और उसके कारण से भारत की आर्थिक व्यवस्था सुधरी। एक जस्ट लाइक एक कंटेंट, लेकिन उसका विश्लेषण जब आप करेंगे तो उसमें सारी फैक्ट को, सारा तथ्य को एक वैज्ञानिक रूप में आपको देना अनिवार्य है। और जो भी आप तथ्य देंगे उसका एक मेथड जो होगा वह आपकी प्रविधि या मेथड प्रविधि, तो वह एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर के होना चाहिए। और उसमें वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी क्या इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो just I request you all, some few lines you please note down, and then I just discuss them further one by one. Title. In this title, we just discuss what is content analysis first. What is content analysis? Definition and characteristics of content analysis. Number one, what is content analysis? Then definition and characteristics of content analysis. Then we are discuss unit of content analysis. Then I will discuss categories of content analysis. Categories of content analysis. Next, step in a content analysis. Step. What is the step? 1, 2, 3, 4, 5 step. And next, importance of content analysis. And last, we discuss the limitations of content analysis technique. तो 5 पॉइंट के अंतर्गत, इन दिस 5 points we discuss this टॉपिक कंटेंट एनालिसिस। तो इसके बारे में हिंदी में आप लोग को समझाते हुए चलेंगे, थोड़ा सा अंग्रेजी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हिंदी में हम लोग इस चीज़ को करते हुए चलेंगे। आप लोग भी जो भी ऑनलाइन
those who candidate join the online, please note down some few points and definitions and characteristics of content analysis. Then we will discuss other things also. तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए. It is widely accepted. It is widely accepted fact that social occurrences are more complex, abstract, and qualitative than physical incidents which cause difficulties in exacting conclusion and formulating rules for social science. Content analysis method has, of course, contributed significantly in reducing this difficulty as quantitative and subjective description of facts become possible. Full stop. Some research scholar accept content of the related facts themselves as content analysis by dividing them into various proper division. इसको मैं हिंदी में थोड़ा समझा देता हूँ कि इस सत्य को सभी लोग लगभग स्वीकार करते हैं कि भौतिक घटनाओं की तुलना में जो भी सामाजिक घटनाएं घटती हैं, जो भी सामाजिक घटनाएं द्रष्टव्य होती है, वह अधिक जटिल, परिवर्तनशील और अमूर्त तथा गुणात्मक होती है, जिनके कारण सामाजिक विज्ञानों के लिए अपना निष्कर्ष निकालने और नियमों को प्रतिपादित करने में कठिनाई होती है. तो इस कठिनाई को बेसिकली कम करने के लिए, इन कठिनाइयों को कम करने की दिशा में जो कंटेंट एनालिसिस का हिंदी मतलब होता है अंतर वस्तु विश्लेषण, मतलब उसके अंदर की जो चीजें हैं उसका विश्लेषण कर रहे हैं. अंतर वस्तु विश्लेषण प्रविधि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. ठीक है, इसका मेन रोल यही है कि चीजों को सरल करके और उसको विस्तार दे करके एनालिसिस करके समझाना. बहुत सारी बातें जो शॉर्ट में कही गई हैं, बहुत सारे पद शॉर्ट में कहे गए हैं, तो उस शब्द को, उस पद को जब हम विस्तार देने का प्रयास करते हैं तो इसी चीज को हम कंटेंट एनालिसिस के सेंस में ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए
एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे एक स्वतंत्रता वर्ड है, तो वर्ड तो एक स्वतंत्रता है, फ्रीडम या स्वाधीनता या मार्क्सिज्म, फासिज्म, तो यह सब एक वर्ड है, लेकिन उसको कैसे आप उस कंटेंट का एनालिसिस कैसे करेंगे और किस रूप में करेंगे। मान लीजिए उस अगर किसी चुनाव में या किसी इलेक्शन के क्रम में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं स्वतंत्रता स्वाधीनता के बारे में, या मूल्यात्मक विकास के बारे में, आदर्शात्मक बहुत सारी बातें कही जाती है, एक उस शब्द को लेते हुए आपको एनालिसिस करना है, उस कंटेंट को लेकर के आपको एनालिसिस करना। आगे हम देखेंगे कि यूनिट में शब्द का क्या इंपॉर्टेंट रोल है यूनिट ऑफ कंटेंट एनालिसिस में। फिर जो भी वाक्य होता है, कोई भी पात्र होता है, जैसे मान लीजिए कि एक पात्र है बंगाल में, एक श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, तो उनकी जितनी सारी प्रमुख उपन्यास आप देखेंगे तो उसमें बेसिकली स्त्री पात्रों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो अगर कहा जाए कि उनके उपन्यास पर आप एक रिसर्च करें, एक विश्लेषण करें कंटेंट क्या क्या है, तो स्त्री पात्रों में भी, स्त्री में भी क्या होता है, स्त्री में भी नायिका होती है, खलनायिका भी होती है, और भी बहुत सारा रोल होता है किसी भी नाटक उपन्यास जब भी आप पढ़ते हैं। तो एक आपको सिर्फ कंटेंट मिल जाता है, लेकिन एनालिसिस करने का जिम्मा आपका होता है। कोई भी रिसर्च जब आप करेंगे, टाइटल लेंगे, टॉपिक लेंगे, तो आपका कंटेंट वेरी शॉर्ट होगा, टाइटल बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर आपको उसको विस्तार देना होता है, एनालिसिस वही करना है। एनालिटिकल स्टडीज किया जाता है, क्रिटिकल स्टडीज किया जाता है, एनालिसिस ऑफ दिस वर्क। तो एक सूत्र, एक वाक्य को, एक शब्द को आपको विस्तार देना होता है। तो कंटेंट एनालिसिस का जब हम देखते हैं तो एक इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लीजिए, डिफिनीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस। सम डिफिनीशन गिवन बाय सम स्कॉलर। डिफिनीशन, लेकिन उसके पहले एक लाइन और ऊपर में जोड़ लीजिए कि दिस मेथड वाज इनिशिएटेड वे बैक इन 1926। मतलब सबसे पहले इस वर्ड को जो कॉइन किया गया था या डेवलप हुआ था 1926 बाय मेलकम बिली। मेलकम बिली थ्रू हिज राइटिंग इन न्यूज़पेपर, उसके बाद भी कुछ एक दो और लोग इसमें जोड़े थे, कुछ स्कॉलर लोग। फिर इसके बारे में डिटेल्स में कि कैसा इसके बारे में पॉपुलर होता है फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, प्रोग्राम के फील्ड में, या न्यूज़पेपर के फील्ड में कंटेंट एनालिसिस का क्या मेजर रोल होता है, उसके बारे में जो हम डिफिनीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ा सा देखेंगे। अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रविधि की परिभाषाएं व विशेषताएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और कंटेंट एनालिसिस, डिफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस। थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। डिफिनीशन ऑफ कंटेंट एनालिसिस टेक्निक। वेरेल्सन, WEPLES, वेरेल्सन ये हैं आपके बहुत बड़े जो इसके बारे में लिखे हैं इसके बारे में, और बेरेल्सन, बेपल्सन और बेरेल्सन। बेपिल्स का स्पेलिंग लिखिएगा WEPLES, बेपिल्स शुरू से लिख लीजिए। डिफिनीशन ऑफ कंटेंट एनालिसिस टेक्निक, बेपिल्स का स्पेलिंग है WEPLES एंड वेरेल्सन राइट दैट वेरेल्सन कैसे WEPLES and Verilson write that well-organized content analysis technique emphasize
emphasizes more or clarifying details analysis of a subject, detailed analysis of a subject, then simplify to describe it, which enables readers and researchers to analyze and express in more concise way। मतलब इसका हिंदी मतलब हुआ कि सुव्यवस्थित अंतर वस्तु प्रविधि सामग्री के विवरण मात्र को प्रस्तुत करने के स्थान पर, उसको लिख लीजिए अगर हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो इस डिफिनीशन को, कि सुव्यवस्थित अंतर्वस्तु विश्लेषण, अंतर्वस्तु विश्लेषण मतलब कंटेंट एनालिसिस, सुव्यवस्थित अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि सामग्री के विवरण मात्र को प्रस्तुत करने के स्थान पर उससे अधिक स्पष्ट व्याख्या करने का प्रयास करती है। सामग्री के विवरण मात्र को प्रस्तुत करने के स्थान पर उससे अधिक स्पष्ट व्याख्या करने का प्रयास करती है, जिससे कि पाठकों या भोक्ताओं को, श्रोताओं को प्रदान की जाने वाली प्रेरणाओं की प्रकृति व सापेक्षिक सत्य को वस्तुनिष्ठ रूप में प्रकट करना संभव हो। ये जो डिफिनीशन दिया गया है इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई जब हम करते हैं तो क्या पाते हैं कि दिस डिफिनीशन क्लेरिफाई दैट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस टेक्निक इज द एनालिसिस ऑफ सम सब्जेक्ट presented for readers, audience or researchers. It also clarifies that it is not simply a description of some subject, rather a critical or ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। मतलब जब विश्लेषण करते हैं तो क्या पाते हैं कि उस सामग्री का विश्लेषण है कि जिससे कि पाठकों और श्रोताओं, जो पाठक होता है, कोई भी चीज़ जब आप लिखते हैं, कोई भी बात जब बोलते हैं तो किसके लिए होता है? श्रोताओं के लिए, जो सुनता है, या पाठक जो उस चीज़ को पढ़ता है, तो पाठकों या श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो यह प्रविधि इस सामग्री का विवरणात्मक व्याख्या नहीं है, अपितु इस प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत करता है जो अधिक स्पष्ट वस्तुनिष्ठ हो, और क्या हो, वस्तुनिष्ठ हो, और जिसके माध्यम से जो भी पाठक है या जो भी श्रोता है उसको प्रदान की जाने वाली जो भी जानकारी दे रहे हैं, प्रेरणाओं की प्रकृति बेसिकली साइंटिफिकली तौर पर प्रकट हो रही हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ पे एक और परिभाषा आप लिख लीजिए, 2-3 परिभाषा हम लोग लिखेंगे। एक और परिभाषा लिख लीजिए, श्री बर्नार्ड बेरेल्सन का स्पेलिंग अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, BERNARD, बर्नार्ड बेरेल्सन, BERELSON। बर्नार्ड बेरेल्सन ने, बर्नार्ड बेरेल्सन इंग्लिश में लिख लीजिए पहले, उसका हिंदी में लिखवा देते हैं। बर्नार्ड बेरेल्सन हैज produced a more advanced definition in a book, एक बुक का नाम लिख लीजिए, कंटेंट एनालिसिस इन कम्युनिकेशन रिसर्च,
जो डिफिनीशन दिए हैं उस बात इस चीज़ को लिख लीजिए। डिफिनीशन इन ए बुक कंटेंट एनालिसिस इन कम्युनिकेशन रिसर्च, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा इनके डिफिनीशन को, इन्वर्टेड कॉमा। कंटेंट एनालिसिस इज ए रिसर्च टेक्निक, कंटेंट एनालिसिस इज अ research technique for the objective comma systematic and quantitative description of the manifest content of communication। इसको हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें कि श्री बर्नार्ड बेरल्सन ने अपने संचार शोधों में जो कम्युनिकेटिव रिसर्च की जो बात किए थे किताब में, अंतर्वस्तु विश्लेषण के एक अति उत्तम परिभाषा को विकसित किया है। उनके अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार के कम्युनिकेशन वाली बात आ रही है, संचार के प्रकट अंतर्वस्तु का वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध तथा परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक शोध प्रविधि है। देखिए यहाँ पे जब बेरेल्सन की परिभाषा का जब हम विश्लेषण करते हैं, डिफिनीशन का जब हम विश्लेषण करते हैं तो क्या पाते हैं, क्या स्पष्ट होता है कि हम ये चीज देखते हैं कि संचार की बात जो की गई है कि उसमें जो कंटेंट है, जो क्या कह सकते हैं उसको, लेटेंट अंतर्निहित जो भी बातें हैं उसको प्रकट करना है, और प्रकट ऐसा करना है कि वो बाह्य तौर पर उसको कोई पढ़े या देखे तो उसको निरीक्षण करने के योग्य हो। तो इस तरह से उसको दिखाना है। एक परिभाषा प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और श्रीमती पीवी यंग, P.V.Young YOUNG, श्रीमती पीवी यंग के शब्दों में लिख लीजिए, कंटेंट एनालिसिस, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, कंटेंट एनालिसिस इज अ रिसर्च टेक्निक for the systematic objective and quantitative description of the content of research data procured through interviews, questionnaire, schedule and other linguistic expression written or oral। देखो फिर चला गया नेट का कुछ कनेक्शन, नालंदा ऑनलाइन का देख लो, कट गया।
स्विच ऑफ हो गया था। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दूसरे हिसाब किताब हो जाता है। एनएनएम करके देखे फिर सर अपना दो दो बोले कि आपने इसकी भी प्रॉब्लम है क्योंकि बार बार रिफ्रेश करने के लिए ये हो गया, ऐड हो गया। चलो ठीक। कहाँ कर लो अभी? श्रीमती पीवीएन का जो डिफिनेशन है क्या वो लिखे थे? पीवीएन के डिफिनेशन को आप लोग लिख रहे थे, उसको कंटिन्यू कीजिए। Content analysis is a research technique for the systematic, objective and quantitative description of the content of research data procured through interviews, questionnaire, schedule and other linguistic expression, written or oral। कुछ चेंज लेआउट आ रहा है, देखो तो कोई शेयर होता है चेंज लेआउट कुछ आ रहा है। चलो ठीक है, कोई शेयर कर रहा है स्क्रीन शेयर करने का। चलो ठीक। इसको आप लोग हिंदी में लिख लीजिए पीवीएन की परिभाषा को। पीवीएन के शब्दों में कि अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों का इंटरव्यू, कॉमा प्रश्नावलियों कॉमा अनुसूचियों तथा अन्य लिखित या मौखिक भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त शोध तथ्यों के अंतर्वस्तु का क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ तथा परिमाणात्मक वर्णन के लिए अभिव्यक्ति द्वारा प्राप्त शोध तथ्यों। एक मिनट, क्या लिखे हैं? अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा अन्य लिखित या मौखिक भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त अंतर्वस्तु का क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ तथा परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक शोध प्रविधि है। देखिए, जब दोनों परिभाषा का तुलना करेंगे, जब किसका, जो पूर्व में बेरेल्सन का और पीवी यंग का,
तो दोनों की परिभाषा में जब आप देखेंगे तो क्या पाते हैं कि पीवी की परिभाषा में जो बातें कही गई हैं गेरल्सन की परिभाषा में, कुछ संशोधित रूप श्रीमती यंग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण का संबंध भाषागत अभिव्यक्तियों से होता है, और जो रिसर्च डाटा है अंतर्वस्तु के विश्लेषण तथा इसकी शोध प्रविधि द्वारा हम इन अंतर्वस्तु को क्रमबद्ध रूप से जान सकते हैं, वस्तुनिष्ठ तौर पर देखते हैं, फिर परिणामात्मक वर्णन को प्रस्तुत करते हैं। अब जब ये जो परिभाषा या अभी तक जो भी चीज़ आप लिखे हैं उसकी थोड़ी सी विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग लिख लें कि उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से, उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट हो जाती है। ऐसे लिख लीजिए इंग्लिश में कि दिस डिफिनेशन इंडिकेट टू द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस टेक्निक। दिस डिफिनेशंस indicate to the following features of content analysis. Number 1, this technique is related to the, दो लाइन का है, एक लाइन का, this technique is related to the content of the facts received through communicative or literary expression. कम्युनिकेटिव और लिटरली एक्सप्रेशन, इसका हिंदी लिख लीजिए कि इस प्रविधि का संबंध संचार के अथवा भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त तथ्यों के अंतर्वस्तु से होता है। नंबर 2, दिस टेक्निक स्टडीज and analyze the content which is already expressed or manifested. In other words, a content which is liable to external inspection by a research scientist. इसका हिंदी में लिख लीजिए कि इस प्रविधि में उस अंतर्वस्तु का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है जो कि प्रकट या मैनिफेस्ट, जिसको वर्ड को बोलते हैं, प्रकट या मैनिफेस्ट हो, अर्थात जो वैज्ञानिक के लिए बाहरी तौर पर निरीक्षण योग्य हो। इस परिभाषा का जब हम विश्लेषण करते हैं तो एक और चीज पाते हैं। नंबर 3, थ्रू दिस टेक्निक, नंबर 3, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, थ्रू दिस टेक्निक we analyze the content of such research, facts that are procured through literary expression, whether in written or verbal,
whether in written or verbal। इसका हिंदी में लिख लीजिए कि इस प्रविधि द्वारा हम उन शोध तथ्यों के अंतर्वस्तु का विश्लेषण करते हैं जिन्हें कि संचार के किन्हीं साधनों या भाषागत अभिव्यक्तियों, चाहे वे लिखित हों या मौखिक, के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। नंबर फोर, this technique aims at producing an objective, gradual and quantitative account of the given contents, full stop। Thus this technique keeps itself aloof from qualitative description of the fact। नंबर 4 हिंदी में लिख लीजिए कि इस प्रविधि का उद्देश्य इस अंतर्वस्तु का वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ के बाद कॉमा देखें, वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध तथा परिमाणात्मक वर्णन प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार यह प्रविधि अपने को तथ्यों के गुणात्मक वर्णन से दूर रखता है, लास्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए विशेषता में, नंबर 5। इन दिस वे this technique has a scientific base and it discovers such outcome that is verifiable time and again। हिंदी में लिख लीजिए लास्ट पॉइंट इसका विशेषता का कि इस रूप में, नंबर 5, इस रूप में इस प्रविधि का आधार वैज्ञानिक है और यह ऐसे परिणामों की खोज निकालता है जिसकी सत्यता के विषय में परीक्षा और पुनः परीक्षा संभव है। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं इसकी कंटेंट, व्हाट इज कंटेंट एनालिसिस, व्हाट इज द डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस। हिंदी में अंतर्वस्तु जो विश्लेषण है उसकी इकाइयां, अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयां। देखिए, जब भी हम इकाई का चुनाव करते हैं किसी भी चीज में अध्ययन के क्रम में,
तो शोध तथ्यों के अंतर्गत इकाइयों का चुनाव का बहुत महत्व होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी आधार पे कोई भी इकाइयाँ किसी भी देश में यदि कोई अगर भाषण लेख आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सिर्फ अपने ही यहाँ इंडिया में ही इस बार अभी चुनाव हुआ, तो अगर आप एक किसी अगर लीडर का, जैसे मान लीजिए राहुल गांधी का ही उदाहरण ले लीजिए। राहुल गांधी जी अपने भाषण में क्रम में आप देख लीजिए, शुरू से लेकर के जब भी चुनाव शुरू से प्रचार लास्ट तक, उन्होंने कितने बार किन किन शब्दों का प्रयोग किया, कितनी बार किसका नाम लिया, कितनी बार क्या क्या वर्ड। तो उनके जो भाषण से जो आप अगर एक ही भाषण उठाते हैं, एक ही भाषण में देखिए कि कितनी बार एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अगर मोदी 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 10 बार बोल रहे हैं, यदि कोई भी चीज़ यदि दे रहे हैं, कोई भी शब्द दे रहे हैं, या बेरोजगारी ही दे रहे हैं, या शिक्षा के बारे में ही कोई बात बोल रहे हैं, तो उस शब्द पे आप विश्लेषण करें और फिर आप बताने का कोशिश करें। कहने का अर्थ यह है कि वर्ड का, शब्द का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, मतलब एक यूनिट में शब्द का। उसी तरह से कोई वाक्य बोला जाता है या कोई अनुच्छेद होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा पहले लिख लें, फिर एक एक करके हम उस पर चर्चा करते हैं कि कंटेंट एनालिसिस के बारे में, इकाई की यूनिट्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस क्या क्या है। पहले क्या है इसको जाने से पहले कंटेंट एनालिसिस के यूनिट किसको बोलते हैं, पहले उसको समझ लीजिए, थोड़ा सा नोट डाउन करें, फिर हम बताएंगे इसके। वी नो दैट content analysis technique is related to the contents of research fact procured through communicative or literary expression, full stop. Therefore, selection of the unit of content belonging to such research fact is the most vital fact of such studies, full stop. These units या इकाई may be of many types such as word, sentence, paragraph, characters, items, themes, place and time, etc. Out of these words, sentence and paragraph are grammatical unit, rest are non-grammatical. These units may be analyzed in brief as under. मतलब नीचे हम इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। हिंदी में इसी बात को लिख लीजिए कि हम यह जानते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति का संबंध संचार के किन्हीं साधनों अथवा भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त शोध तथ्यों के अंतर्वस्तु से होता है, शोध के अंतर्वस्तु से होता है, फुल स्टॉप। अतः इस प्रकार के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है इन शोध तथ्यों के अंतर्वस्तु की
इन शोध तथ्यों के अंतर्वस्तु की इकाइयों का चुनाव, फुल स्टॉप, इकाइयों का चुनाव। ये इकाइयाँ इट मीन्स यूनिट्स कई प्रकार की हो सकती हैं, डैश शब्द, कॉमा वाक्य, कॉमा अनुच्छेद, कॉमा पात्र इट मीन्स कैरेक्टर, कॉमा पद, आइटम्स, प्रसंग, थीम, और स्थान व समय की माप आदि। इनमें प्रथम तीन जैसा चर्चा किए हैं, फर्स्ट थ्री, प्रथम तीन व्याकरण संबंधी इकाइयां हैं और शेष सभी अव्याकरण संबंधी, नॉन ग्रामेटिकल। बीज यूनिट में भी मतलब इसको हम इस प्रकार समझेंगे, इस प्रविधि की ओर अब इस प्रकार हम विवेचना अलग अलग कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 है क शब्द, शब्द अंग्रेजी में इसको वर्ड बोलेंगे, वर्ड। क्या मतलब समझ रहे हैं इसके बारे में बताइए थोड़ा। वर्ड देखा भी हम चर्चा किए हैं ना, हाँ बताइए क्या आप कुछ कह रहे हैं। शब्द का मतलब जब कोई शब्द बोलता है तो उसका एक प्रत्यक्ष अर्थ भी होता है, एक अप्रत्यक्ष, जिसको गौण और एक है। तो आप किस लेवल में, जैसे आज का हम पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें मोहन भाव एक गांधी जी का पुस्तक विमोचन हो रहा था, उनमें लिखा था, तो उन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रवादी होंगे। तो ये जो राष्ट्रवादी शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में किया गया, इसका जब एनालाइज करेंगे तो ये शायद हमको समझ नहीं ठीक है, आप पकड़े इस चीज को कि अध्ययन किए जाने वाले जो भी भाषण है, जो भी लेख आप पढ़ रहे हैं, जो भी एडिटोरियल आप पढ़ रहे हैं, संपादकीय पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मौखिक सामग्री में क्या होता है, कुछ विशेष शब्दों को चुनाव किया जाता है, कुछ उसका सिंबल होता है। बेसिकली कुछ सिंबल के द्वारा भी बहुत सारी बातें कही गई होती है, और उसमें फ्रीक्वेंसी भी देखा जाता है कि कितनी बार उस शब्द का प्रयोग आ रहा है। तो उसके आधार पे जब उसको आप पृथक पृथक लिख कर जब आप गिनने का प्रयास करते हैं, तो उसके आधार पे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ जैसे बताया ना, चुनाव चिन्ह में एक उदाहरण दिया जाता है, श्री लेस्वेल ने वर्ल्ड अटेंशन सर्वे किए थे, उन्होंने आधुनिक राजनीति पे एक सर्वे किया था। तो उस सर्वे में उन्होंने पाया कि राजनीति बहुत सारा प्रतीक की सिंबल्स के रूप में, जैसे स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, संवैधानिक सरकार हुआ, फासिज्म हुआ, राष्ट्रीय समाजवाद आदि शब्दों को चुना, और हर एक शब्द का अलग अलग स्थिति निकल के आ रहा है। जैसे फ्रांस में 1956 में जो चुनाव हुआ था, उसके प्रचार के दौरान चुनाव भाषण में शब्दों के आधार पर ही विश्लेषण किया गया। आजकल हम देखते हैं कि अमेरिका में क्या स्थिति है, कल की स्थिति देख लीजिए क्या लोकतंत्र निरंकुश वर्ड को अगर देखें थोड़ा सा दूसरे ढंग से, तो वर्ड को कैसे आप दूसरे पर थोप देते हैं, अपने पर जो आता है तो इस तरह से उस चीज़ को नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो जो यहाँ अफगानिस्तान में आपने जो किया, इराक में किया कि वहाँ निरंकुशता है, फलान ठिकान है, और उस चीज़ को आप यहाँ पे लोकतंत्र, जब सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, उसमें भी आप इस चीज़ को जो देख रहे कर रहे हैं, और जो इलेक्टेड बॉडी है उसको चीज़ वैधता को आप चुनौती दे रहे हैं, तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, विश्लेषण का चीज़ निकल के आता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ तो क्यों हो रहा है। तो देखा जाता है कि कौन सा अंश, जैसे आप लोग ही देखते होइएगा ना कि सर्वे होता है, तो सर्वे होता है जैसे फेसबुक पर ही या कोई चीज़ पर देख रहे हैं, तो एक सर्वे एजेंसी वो सर्वे करता है कौन आदमी कितनी बार किस चीज़ को कितना बार देखा जा रहा है, जैसे एक महीने में कितने चीज़ को ज़्यादा सर्च किया गया। तब आता है ना कि इसका हाई रैंक चल रहा है, उसका लो रैंक चल रहा है, उसके बारे में ज़्यादा खोजा जा रहा है, उसके बारे में कम खोजा जा रहा है। तो यह जो शब्द है, एक मेन यूनिट्स में कंटेंट जब भी विश्लेषण आप करेंगे किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कोई सामाजिक घटना को लेकर के ही आप कोई काम कर रहे हैं,
तो सामाजिक घटनाक्रम को लेकर के कोई वर्क कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा शब्द आपको कंटेंट में मिलेगा, देखने को मिलेगा शुरू से लेकर अभी तक। उसको कैसे चुनाव किया गया है, क्या किस संदर्भ में बोला गया है। जैसे राष्ट्रीयवाद वर्ड है, तो राष्ट्रवाद ऐसा नहीं कि मोहन भागवत या कोई जो बोल रहे हैं वही सब सभी राष्ट्रवाद है। अन्य भी सभी राष्ट्रवाद अलग अलग ढंग से अलग अलग चीजें उसको व्याख्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो यहाँ पर किसी का नाम न लेते हुए हम लोग इस चीज को समझे कि कोई भी वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए, वर्ड के बारे में अंग्रेजी फिर बात करते हैं। वर्ड frequency of some special word or key symbol, frequency of some special words or key symbols used in a particular lecture, essay, comma, editorial or some other written or unwritten materials may be connected or enumerated separately, full stop. Important result can also be drawn, important result can also be drawn about that study, lecture, essay, etc. अभी जो हम बात बोले उसी को थोड़ा सा लिख लीजिए अंग्रेजी वाला चीज में। श्री लॉसवेल, HD लॉसवेल, LASSWELL, लॉसवेल का स्पेलिंग है। HD लॉसवेल had selected some important words in his world attention survey, जो उन्होंने किया था, like freedom, constitutional government, fascism, national, socialism, etc. Such applicable has been observed with more frequency in contemporary research article, etc. इसको यदि हिंदी में थोड़ा सा लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए समझने के लिए कि अध्ययन किए जाने वाले भाषण, लेख, संपादकीय या अन्य लिखित अथवा मौलिक सामग्री में कुछ विशेष शब्दों या प्रमुख प्रतीकों की आवृत्ति कितनी बार हुई है, उनको पृथक लिखकर गिना जा सकता है एवं उनके आधार पर उस अध्ययन विषय, भाषण, लेख आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब इसको आप SD लॉसवेल वाला वर्ड को उसमें जोड़ लीजिएगा कि SD लॉसवेल ने कैसे इस पे सर्वे किया था जिसमें इन्होंने इस वर्ड को पाया। सेकेंड यूनिट है कि क्या है, सेंटेंस एंड पैराग्राफ, वाक्य व अनुच्छेद, सेंटेंस और पैराग्राफ।
इसमें 2 लाइन लिखिए फिर बात करते हैं। सेंटेंस एंड पैराग्राफ कैन ऑल्सो बी सेलेक्टेड एज अ यूनिट इन कंटेंट एनालिसिस। Sentence and paragraph can also be selected as a unit in content analysis. Full stop. Selected as a unit in content analysis. Full stop. Sentence and paragraph is indeed a group of words. A group of words only which expresses in some definite through process. Full stop. It helps in content analysis of some lecture, essay, talks, etc. हिंदी में लिख लीजिए कि अंतर्वस्तु विश्लेषण में वाक्य या अनुच्छेद को भी अध्ययन की इकाई के रूप में चुना जा सकता है। वाक्य या अनुच्छेद वास्तव में शब्दों का ही एक समूह होता है, जो कि एक निश्चित विचार प्रतिमान को प्रस्तुत करते हैं। अतः उनके आधार पर भाषण, लेख, वार्तालाप, आदि का अंतर्वस्तु विश्लेषण किया जा सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि एक उदाहरण हम लेते हैं कि जैसा बताया था पूर्व में कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत में चलाया था, ठीक है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी का 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत के आर्थिक सामाजिक प्रगति का मार्गदर्शक है। मान लीजिए हेडिंग को जो एक यूनिट के रूप में यदि हमको देखना है कि इंदिरा गांधी का 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत के आर्थिक सामाजिक प्रगति का मार्गदर्शक है, तो यह वाक्य स्वयं क्या करता है, विश्लेषण की इकाई बन सकती है। क्योंकि 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो चला था तो उसके बाद क्या क्या ग्रोथ हुआ था इंडिया में, इकोनॉमिक आर्थिक जगत में, बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखने को विश्लेषण के द्वारा बता सकते हैं कि उसके पूर्व की क्या स्थिति थी, उसके बाद की क्या स्थिति हुई। 80-84 चाहे उसके पहले की जो बात है तो 80 के दशक की बात है। यह वाक्य स्वयं विश्लेषण की इकाई बन सकती है कि अगर हम चाहें तो इन वाक्यों को सम्मिलित कर 2 वाक्य बना सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी का 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा भारत के आर्थिक सामाजिक प्रगति का मार्गदर्शन। ये 2 इकाई को अलग अलग मान करके भी आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो इस तरह वाक्य का और जो पैराग्राफ का है, सेंटेंस का एक अपना रोल होता है यूनिट के रूप में। नंबर 3 है कैरेक्टर या पात्र जिसको कहते हैं। आप लोग सीरियल देखते हैं? कौन सीरियल देखते हैं? कौन सा सीरियल देखते हैं? अरे अदालत की सीरियल, अदालत में तो चलिए कुछ और चीज आता है। और सीरियल में क्या देखते हैं? कोई भी सीरियल जो आप देखते हैं या कोई भी उपन्यास आप पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ आप जैसे एक भाषण सुनते हैं, रेडियो प्रोग्राम ही देखते हैं या किसी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल ही जब पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होइएगा कि बेसिकली जो भी सिनेमा देखते हैं कौन हीरो पसंद है? अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार का जो मूवी आप जब एनालाइज देखेंगे कि आजकल जो अक्षय कुमार किस किस रूप में आ रहा है किस किस मूवी में, तो जो
पिक्चर दिखता है वो सब चीज रियल होता है, ऐसा भी मत भ्रम में पड़ लीजिएगा, ठीक है ना। वो पहले ही लिख देता सर ये घटना का। हाँ काल्पनिक है, लेकिन कुछ चीज जब आप उसके कैरेक्टर पे देखेंगे कि कुछ वो करने का प्रयास तो कर रहा है, समाज में कुछ तो सुधार या किसी तरह की कोई चीज को, एक जो छुपा हुआ चीज है उसको लाने का ही तो प्रयास कर रहा है कि वो चीज आम जन में, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा है और भी बहुत सारी जो इश्यूज है जो भारत के समाज से जुड़ा हुआ है गहराई से, उसको थोड़ा सा निकालने का तो प्रयास कर रहा है, भले ही वह पैसा लेके 100 करोड़ या 200 करोड़ लेकर के करे या दूसरी बात है, ठीक है। लेकिन एक जब आप कोई भी आप जब पात्र के बारे में, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि पात्र का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है यूनिट में, थोड़ा सा लिख लीजिए फिर हम चर्चा करेंगे कि कैरेक्टर इन स्टोरीज प्ले नोवेल सिनेमा, character in stories, play, novel, cinema, TV serials, etc. may be accepted as unit of content analysis. हिंदी में लिख लीजिए कि कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, सिनेमा, टेलीविजन के फीचर्स आदि में पात्रों को अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाई माना जा सकता है। जैसे बहुत जगह आप देखते हुइएगा कि जैसे वेस्ट बंगाल में या और भी जगह जो है बंगाल में, इस शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जो उपन्यास है उस पे स्त्री पात्र, चूंकि उनकी ज्यादातर उपन्यास में इस चीज पर जोर दिया गया है स्त्री पात्रों के बारे में, उसके अंतर्वस्तु उसके कंटेंट को लेकर के विश्लेषण किया जा रहा है, उस पर भी रिसर्च किया जा रहा है। तो इस तरह आपको मतलब यहाँ पात्र का काफी इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है मद, आइटम, मद, तो इसमें 2 लाइन लिख लीजिए कि आइटम इज extremely popular unit for content analysis. Item is extremely popular unit for content analysis. Content analysis. The item may be taken as a book. Item may be taken as a book, a magazine, an article or a story or novel or lecture, कॉमा देते जाइएगा, और रेडियो प्रोग्राम, an editorial, a newspaper item, in the daily paper, of प्रोपेगेंडा आइटम एक्सेट्रा, बहुत तरह की बातें जो होती हैं प्रोपेगेंडा आइटम। तो हिंदी में लिख लीजिए कि मद आइटम में, हिंदी में लिख लीजिए अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए चुने जाने वाले इकाइयों में मद यह आइटम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। यह मद एक पुस्तक, एक पत्रिका, एक लेख, एक कहानी या उपन्यास, एक भाषण कॉमा, एक रेडियो प्रोग्राम, एक संपादकीय समाचार का एक मद, प्रचार में व्यवहार किए जाने वाली एक बात या मद आदि हो सकता है। लास्ट यूनिट में लिख लीजिए नंबर 5 में, मेजरमेंट ऑफ प्लेस एंड टाइम, मतलब स्थान व माप, स्थान व समय का माप, मेजरमेंट ऑफ प्लेस एंड टाइम, उसमें डैश देके लिख लिया आगे
कि fixation of a space in some newspaper or magazine for some specific topic or subject time slot fixed for some program in radio or television etc. may also be taken as a unit of content analysis, unit for content analysis. इसका हिंदी में लिख लीजिए 2 लाइन कि समाचार पत्र व पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर जितना स्थान आप लोग देखते हुए जिसका जितना स्थान होता है कॉलम इंच के हिसाब से जितना स्थान निर्धारित किया जाता है कॉमा रेडियो कार्यक्रमों के लिए अलग अलग जितना समय निर्धारित है इनके माप को भी अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाई माना जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाई माना जा सकता है। देखिए आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। और कल या नेक्स्ट डे अगर मेरी क्लास होती है तो फिर मैं इसको फाइनल टच दे दूंगा। उसमें आप लोगों को कैटेगरीज ऑफ कंटेंट एनालिसिस, फिर स्टेप इन कंटेंट एनालिसिस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेप कौन कौन से स्टेप आपको, जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा आप करेंगे, फिर सेलेक्टिंग ऑफ यूनिट ऑफ स्टडीज़, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको यूनिट बनाएंगे, फिर सेलेक्ट करके फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई के बाद फिर कैसे उसको वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज, फिर आप प्रॉपर यूज ऑफ द मेथड, प्रिपेयरिंग द आउटलाइन ऑफ द स्टडी, फिर मेजरमेंट ऑफ द यूनिट्स, फिर एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन, फिर आप फाइनली क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। तो यह इसका जो पार्ट है स्टेप इन कंटेंट एनालिसिस, इसकी चर्चा। फिर लास्ट में हम लोग इसका इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस भी देखेंगे कि क्या सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है या फिर कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके अंदर। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एज ए हमारा प्रयास यही रहता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को मटेरियल कुछ मिल जाए और कुछ चीज़ के बारे में आप लोग जान लें कि इधर उधर के बजाय सिलेबस का पार्ट है। आपके जो सिलेबस है इसका आप लोग चाहिए तो फोटो ले करके ग्रुप में सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो सिलेबस में कंटेंट एनालिसिस एक टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट 2 में है, पेपर 2 में ये इसका सेकंड टॉपिक है। एक डाटा स्टडी है, फिर सोर्सेज है, फिर एथिकल इशूज है, प्लेगरिज्म वाला इशू है। उसमें कंटेंट एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग चाहे तो लेकर के अपना शेयर कर लीजिएगा। ऐसे कुछ हम ब्रीफ लिखवाने का प्रयास किए थे पिछले क्लास में, ठीक है। अब आप लोग का अटेंडेंस होगा, थोड़ा अलर्ट रहिएगा अटेंडेंस में। वो भेज सर अभी क्या हम कर हाँ ले लो, अभी थोड़ा अटेंडेंस दे दीजिए उसके बाद, ठीक है। लाइए अटेंडेंस पेज छूट गया। take photo. Good. चलो कोई नहीं, आप लोग जो ऑफलाइन क्लास है पहले वो अपना नाम बता दीजिए, फिर ऑनलाइन पे हम देख लेते हैं कि क्या करना है। ऑफलाइन में कौन कौन है, एक इधर से बोलिए। शिवराज हैं, सब्जेक्ट बता दीजिए ज़्यादा से। फिलॉसफी डिपार्टमेंट। शिवराज फिलोसफी। अच्छा हम डिपार्टमेंट वाइज ही पूछ लेते हैं जो प्रेजेंट है। शिवराज फिलोसफी, फिलोसफी में और कोई है? सर अमृता कुमारी। अमृता कुमारी फिलोसफी प्रेजेंट। और फिलोसफी में कोई? Philosophy. व्हाट इज योर नेम? Shamnan. Shamnan. Punwong. स्पेलिंग? Shamnan. CHAMNAN CHAMNAN. ओके, फिलोसफी। Philosophy. ओके, एंड एनीवन ऑफलाइन फिलोसफी में कोई और है?
ऑनलाइन में जो फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं अपना अटेंडेंस दे देंगे ऑनलाइन में। कृष्ण पॉल का नाम आ रहा है, कृष्ण पॉल। वो इंग्लिश में है सर। कृष्ण पॉल इंग्लिश में है। फिलॉसफी में बालकेश्वर पांडा, पांडा जी हैं। फिलॉसफी में और कोई जो